अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है शहर मुल्तान में, जहां गुज़श्ता दिनों डकैती मज़ाहमत का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दो मासूम बच्चों का बाप हाफ़िज़ कुरान अब्दुल रज़ाक, जो कि टेंट सर्विस का काम करता था, वो घर से मेहनत मजदूरी के लिए निकला। उसे क्या मालूम था कि वो जब घर से निकल रहा है तो फिर वो वापस कभी नहीं आएगा। अपनी मौत से बेखबर अब्दुल रज़ाक घर से निकला मजदूरी के लिए। रास्ते में उसे मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने दबोच लिया। उससे गन पॉइंट पर उन्होंने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, जिस पर अब्दुल रज़ाक ने मज़ाहमत की और ये मज़ाहमत उसे बहुत महंगी पड़ी और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये वो जगह है जहाँ पर डकैती कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। जुर्म करने वाले जुर्म करके चले गए, एक हंसते बसते घर को उजाड़ कर चले गए, ये सोचकर कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उस दिन क्या हुआ था, जाए वक़ुआ के क्या मनाज़र थे, ये सब जानते हैं हम उस वक़्त जाए वक़ुआ पर आने वाले SHO शाह शम्स इंस्पेक्टर अरफान से। अरफान, उस दिन क्या हुआ था जब आप यहाँ पर आए, जब ये कत्ल की अफसोसनाक वारदात हुई थी? जी बिल्कुल एग्जैक्ट यही जगह थी, बिल्कुल जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे मुलज़िम ने दूसरे लड़के को फायर मारा था, हाफिज़ साहब को, और उससे मोटरसाइकिल स्नैच की थी। जब हम यहाँ पहुँचे तो उसको फायर लगा हुआ था और ज़ख्मी हालत में वो लथपथ यहाँ पड़ा था। उससे हमने काफ़ी पूछा, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो हमें क्लू दे सके, मुलज़िम का हुलिया बता सके या कोई दीगर बात। आपने जाए वक़ुआ को सील कर दिया? जी, जाए वक़ुआ को मुकम्मल तौर पर सील किया गया। फोरेंसिक्स टीमें, CRO की टीमें, CIA सबको मौका पर फौरी तौर पर बुलवाया गया। उसको बदरिया 1122 निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान भिजवाया गया, जहाँ पे उसकी भी ट्रीटमेंट शुरू हुई और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया। अच्छा, जाए वक़ुआ पर जब आप आए तो ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद था, आपने उसको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल पहुँचाया, उसके बाद तफ्तीश किन पहलुओं पर शुरू किया आपने? ये बिल्कुल एक अंधा कत्ल था जिसके बारे में हमें बेसिकली थोड़ी सी मालूमात भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमने सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, मैंने इंटेलिजेंस इर्द गिर्द से पूछा। उसके बाद हमने टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ हम बढ़े। उनमें सबसे पहले हमने रोड के इर्द गिर्द जिन जगहों पे कैमरे लगे हुए थे, CCTV कैमराज, उनमें सर्च किया। उसके बाद हमने CRO के ज़रिए फिंगरप्रिंट्स वगैरह हासिल किए। सब चीज़ें इकट्ठी की आपने, इनको यकजा किया। फिर उसके बाद जो हमें सबसे अच्छी इतला मिली वो असल में फोरेंसिक्स साइंस की एक बुलेट थी, जिस बुलेट के ज़रिए से हमने तफ्तीश का आगाज़ किया। हमें यहाँ से केस मिला बुलेट का, उसमें जो फायरिंग पिन का जो निशान था वो हमने अपने पास रखा और कुछ लोगों को पकड़ा जिनके पास से पिस्टल बरामद हुआ। वो फायरिंग केस और वो मैच हुआ। वहाँ से हमें मज़ीद पक्का यकीन होने लगा कि ये मुलज़िम है। अच्छा, नहीं, फिर आपने जियो फेंसिंग भी की, कैमरास के रिकॉर्ड की भी मदद हासिल की? बिल्कुल, जियो फेंसिंग, CRO, टोटल जो टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, हमने मेडिकल साइंसेज से भी निश्तर हॉस्पिटल से DNA सैंपल लिए, वो भी भिजवाए उधर। अच्छा, जब ये मुलज़मान पकड़े गए तो क्या आपने इनका रिकॉर्ड चेक किया था कि? जी बिल्कुल, इनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा था। ये बैनुल इज़लाई गैंग के मेंबर से, इन पे 15 से ज़्यादा पर्चे थे। एक पे 18 थे, एक पे 15 थे। वो मुजफ्फरगढ़ में, शुजाबाद में, खानेवाल में, मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे जिन पे पर्चे हुए, पहले वो पकड़े भी गए थे और इस तरह से उनका काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड था। अच्छा, जब आपने तफ्तीश शुरू की थी जी, तो इब्तदा में आपकी तफ्तीश के जो मेन मुहर्रकात थे वो क्या थे? इब्तदा में तो हमने CCTV कैमराज से ही आगाज़ किया। कितने कैमरास की फुटेज को चेक किया? हमने आलमोस्ट कोई 35 से 36 कैमराज थे जिनको हमने व्यू किया, जिनमें से 2-3 कैमराज में हमें बेसिक क्लूज मिले। अच्छा, जिनसे फिर हमने आगे उनके फुटेज हासिल करके मज़ीद मुलज़मान की तलाश। हमने कितने नंबरों की जियो फेंसिंग की, मैं यही आपसे पूछने लगा था। जो हमने आलमोस्ट 12 नंबर थे जो शॉर्ट लिस्ट किए। शॉर्ट लिस्ट के कितने नंबरों में से?
तकरीबन नंबर तो हमारे पास कोई 1000 के करीब था। अच्छा, 1000 नंबरों 1000 नंबरों में से 12 नंबर 12 नंबर शॉर्ट लिस्ट किए। मुलजमान बहुत शातिर थे और ज़्यादातर ये व्हाट्सएप यूज़ करते थे। अच्छा, लेकिन चंद कालें उनकी ऐसी थीं जिससे जिससे हमें वो जी, जो है क्योंकि शॉर्टलिस्ट वैसे हुए। हाँ जी। फिर उसके बाद हमने उनको उनके लिए हमने टीमें तश्कील दी। तो हमें पता चला कि यहाँ करीब ही एक किराए के घर में वो रिहाइश पजीर थे। अच्छा। यहाँ के बेसिकली वो रिहाइश फिर पजीर। आपने उनको जो है ना, हमने उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस मज़ीद यूज़ करके कॉर्डन किया और अरेस्ट किया उनको। आपने बातें सुनी एसएचओ थाना शाह शम्स इंस्पेक्टर अरफान की। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, 1000 से ज़ायद नंबरों को शॉर्टलिस्ट करके उनमें से मुल्ज़मान के नंबरों की जियो फेंसिंग की। यहाँ से हम चलते हैं मकतूल अब्दुल रज़ाक के घर और उनके वरसा से पूछते हैं कि क्या वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं, क्या उन्हें इंसाफ की तवक्को है। ये सब पूछते हम उनसे, आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल अब्दुल रज़ाक के अहले खाना। घर से मजदूरी के लिए निकला 2 बच्चों का ये बाप डकैती मज़ामत की भेंट चढ़ गया। महज चंद रुपयों की खातर इन डाकुओं ने, इन दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। 2 बच्चों को यतीमी के साए में धकेल दिया। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल के वालिद, उनसे पूछते हैं इस वाक़े के बारे में और क्या वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है। बहुत अफसोस हुआ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। क्या वाक़या था, कैसे हुआ, क्या करता था आपका बेटा? मेरा बच्चा टेंट का काम करेंदे, वह तो वही बच्चा मेरा सहारा ही ते समान देवन की कुरान दा हाफिज है मेरा बच्चा। नाल हम सायद फौत की ये उन्होंने जुमेरात ते ख़त्म न आके रोज़ा उत्थे अवतार किते उन्हें रोज़ा खोल के उनके बाद नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ के उनके दौरान नमाज के दौरान ही फ़ोन आया भाई जो मैं सामान सब कुछ चाहिए। वो नमाज मुकम्मल करके घर आए, चाबी चाहती दुकान की चाबी चाह के उनके बाद सामान दिते घर गाहक को थोड़ा जहा सामान बिया चाहिए वो सामान को बाद दिते। वो सामान दे के वापसी गेट से बाहरों मोटरसाइकिल खड़ाई 125 15 मॉडल नीले रंग का। उन बाद जनाब से बंदा एक छोकरा जिहा ते बाहरों खड़े उनके नाल ना मोटरसाइकिल की चाबी दे, चाबी नहीं दी थी। आके भी क्यों दूँ मैं मोटरसाइकिल की चाबी? वो आके नहीं जी मोटरसाइकिल की चाबी देना तो को नुकसान बुझो। सर 3 बंदे हैं चुने, एक बंदे ने मेरे बाल को फैर मारे, फैर खब्बी लाते लगे, उस टाइम मेरा बाल डह भी है। उन तो बाद जनाब जेबी चाबी कटेंदे मोटरसाइकिल से चढ़ते निकल गए। कितने बच्चे हैं आप? बच्चे मेरे जी माशाल्लाह 3 है जी, अल्लाह एक अल्लाह को प्यारा हो गया जी। ये सबसे बड़े थे कि ये दरमियान वाला जी? दरमियान वाला तो था। बड़े से छोटा टेंट का काम करते थे? टेंट का काम करते हैं सर। अच्छा, तालीम कितनी थी? तालीम उसकी जनाब 8 पढ़ा है मिडल। ये जो गोद में है आपका पोता है, जी उनका पोता बेटा है जो अब्दुल रज़ाक का बेटा। ये दोनों बच्चे यकीनन औलाद का गम है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। क्या पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं आप? माशाल्लाह उन्होंने हमारा साथ बड़ा तमन किया है जी, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने जी रात दिन उन्होंने मुलज़िम को पकड़े, सारे नाल बड़ा उन्हें तामन किए, लिहाजा उन्होंने ना चलान करके भेज दिते। बेटे का गम है कि भूल ही नहीं रहे। आंसू जो हैं वो बात बात पर आंखों से छलक रहे हैं। जहाँ बेटे की लाश को कंधा दिया, जनाजे को कंधा दिया, बेटे को अपने हाथों से दफनाया, आज 2 पोतों को गोद में लेके बैठा ये गमज़दा बाप। इंसाफ, सिर्फ इंसाफ मांग रहा है। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, तफ्तीश मुकम्मल कर ली है।
लेकिन महज चंद रुपयों की खातर, एक मोटरसाइकिल की खातर 2 बच्चों को यतीम कर दिया। मकतूल के ससुर से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस अंदोनाक वारदात के हवाले से, बताइएगा आप। हमारे सोच गुमान में नहीं था, हम तो खुशी खुशी चल रहे थे। हमारे अचानक ही वो मोटरसाइकिल ले जाते, मारते ना, चलो हम कर, बस यही हमारे अंदर जो है ना, यही तकलीफ़ है कि हमारा कार करदा वही था, बाकी तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ये 2 बच्चे हैं उसके, हमसे कोई अल्फाज ही नहीं है, हम उनको क्या कहें। ये जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं, पुलिस भी, और जो है ना हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये इन बच्चों को इंसाफ, हमें भी आगे जाना है। वो हमसे पूछेगा शहीद क्या हमारे पास मेरे लिए आपने क्या किया, ये हमें इंसाफ मिल जाए, इन बच्चों को इंसाफ मिला जाए। ये जब बड़े होंगे ये पूछेंगे हमारे बाप किधर गया, हमारे बाप को किसने मारा, कैसे मारा, ये तो सवाल करेंगे ना। तो लिहाजा हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ मिला जाए, हमें इंसाफ मिला जाए। मुजरिम भी पकड़े गए हैं, लिहाजा ये हमें इंसाफ मिला जाए, हमारे शहीद को इंसाफ मिला जाए। किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, ये सिर्फ लालच चंद रुपयों का मोटरसाइकिल ले गए। ससुर जिसकी जवान बेटी बेवा हो गई, 2 छोटे छोटे बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो गए। मकतूल के ससुर की आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ मकतूल की दादी भी मौजूद हैं, जिसने अपने पोते को अपनी गोद में खिलाया था, उसके नाज उठाए थे। आज पोते के बेटों को लेके गोद में बैठी है, क्या कहती हैं, इन्हीं से पूछते हैं। दुश्मन मार के जाते हैं, गड्डी खास के, गड्डी मारे न, गड्डी खास के ना मेरे पास पता ना मारे ना। मेरी डोतरी यतीम पल्ली आई, माँ मार गई आई वाला साई को घर पर ना आई। 3 साल बाद अल्लाह से डूबा लेते उन्हें गड्डी की खातर सारे सर में। सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। माशरे के ये दरिंदे अपने चंद रुपयों के लिए, सिर्फ चंद रुपयों की लालच में हंसते बसते घर को उजाड़ देते हैं। किसी को फायर मारने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि शायद वो अपने घर का अकलौता चश्मो चराग है, अपने घर का अकलौता वाली वारस है। आए मोबाइल छीना, मोटरसाइकिल छीनी, पैसे छीने, फायर मारे, ये जा वो जा, कुछ रहम करें। इन 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चों का क्या कसूर है, जिन्होंने तो भी ठीक तरीके से बाप की शफकत को देखा भी नहीं, महसूस भी नहीं किया, जिनका बाप घर से मजदूरी करने के लिए गया। ये गमज़दा बाप हाथ में बेटे की तस्वीर लेकर उसकी राह देख रहा है। उसको मालूम है अपने हाथों से वो बेटे को दफना के आया है, लेकिन एक आस थी, घर का कफील था इसका बेटा। बहरहाल मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं, तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद तफ्तीश का अमल कहाँ तक है, इस हवाले से हम तफ्तीशी अफसरान से भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ थाना शाह शम्स में, जहाँ हम इस केस की तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान से पूछेंगे कि कैसे इन डाकुओं को गिरफ़्तार किया, तफ्तीश में गिरफ़्तार मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए थे, कब से ये मुल्ज़मान इस इलाके की हदूद में वारदातें कर रहे थे, क्या मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे। इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे हम थाना शाह शम्स के तफ्तीशी अफसरान से। आइए हमारे साथ। दो बच्चों के बाप को दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले मुल्ज़मान कैसे गिरफ़्तार हुए, कौन से ऐसे निशान छोड़े थे मुल्ज़मान ने जिन पे चल के पुलिस उन तक पहुंची। इस हवाले से हम बात करते हैं इस केस के तफ्तीशी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर खालिद से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होता है,
कातिल कौन है मालूम नहीं। कैसे तफ्तीश की, किस तरह जाए वक़ुआ का जायज़ा लिया, कौन सी ऐसी चीज़ आपको जाए वक़ुआ से मिली जिस पे आपने काम किया और ये मुल्ज़म आपकी गिरफ्त में आए? 3 रमज़ान था, 14 मार्च था। ये अलमनाक वाक़या हुआ था। एक हाफ़िज़ कुरान को जो है उन्होंने 125 मोटरसाइकिल स्नैच करने के लिए कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान नामालूम थे, डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह CPO साहब ने टीमें बना दी। हमारी CIA की टीम ने, SHO साहब ने, हमने सब ने मिलकर जदीद जो हमारा तरीक़ाकार है तफ्तीश का, जियो फेंसिंग कराई, हमने CDR हासिल की। यहाँ पे हमें जो है ना नए नंबर मिले, DG खां के लोग हैं इधर, वो उस टाइम जो है ना इनके नंबर चल रहे हैं, उस पे हम चले हैं। पहले हमने एक मुल्ज़िम को पकड़ा, उसकी तफ्तीश की, फिर दूसरे 2 भी अच्छा, पकड़े। CDR से आपको कुछ मशकूक नंबर्स मिले, सर। तो फिर आपने उन नंबर्स की पड़ताल की? जी, उनके नंबर की पड़ताल की, फिर उस बंदे तक हम पहुंच गए। एक बंदा हमने पकड़ लिया। अच्छा, बाकी 2 अच्छा, जब आपने एक मुल्ज़म को पकड़ा तो उसने क्या कहा? उसी वक्त अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया या आपको उलझाया उसने? नहीं, बहुत उलझाया उसने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाँ, किस तरह उलझाया उसने आपको, क्या कहा, किस तरह? नहीं, वो तो अपने आप को इनोसेंट बताता था। जी मैं इधर मतलब अपना कोई काम के लिए आया हुआ था, लेकिन हमारे फिर जो है ना अपना जो तफ्तीशी सवालात हैं फिर उनका जवाब फिर नहीं दे आपने उनसे सका। कौन से सवाल किए, क्या बात की जिसमें आपने उसको? जो उसकी पोजीशन है यहाँ पे मौके पे, उस टाइम पे जो उसकी पोजीशन आई, फिर हमने उससे पूछा। फिर वो ऐसा अपने ट्रैक पे आ गया। उसने कहा जी मैं DG खां में भी मैंने क्रिमिनल वारदातें की हुई थी, वहाँ पे जो है ना पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। उनसे बचने के लिए हम निकल गए सऊदी अरब, महीना 2 महीने वहाँ पे गुजारे। अब वहाँ पे जब बेदखल हुए, टाइम पूरा हो गया, तो उधर नहीं जा सकते थे। फिर इन्होंने इधर 11 को मेरे ख्याल में वापस आता है सऊदी अरब से, फिर 14 को ये वारदात कर देते हैं। अच्छा, तो उसकी निशानदही पर आपने दूसरे मुल्ज़िम को कैसे? जी, फिर जो उन 2 के पीछे गए, फिर हम इससे नंबर वगैरह लिए। टोटल मुल्ज़िम कितने थे? टोटल मुल्ज़िम 4 हैं, 3 हमने पकड़ के चालान कर दिए। अच्छा, बाकी 2 मुल्ज़िमों को कैसे पकड़ा आपने? जी, तो उनके फिर ऐसे नंबर लिए। पहले इसके नंबर के हमारे CDR आ गई थी, फिर उसके नंबर लिए, फिर उनके पीछे गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें भी हम कामयाब हो उन्होंने गए। क्या कहा जब आपने उनको पकड़ा इब्तदाई तफ्तीश? वो ये क्योंकि उनको पता था कि तैमूर ने हमें पकड़वाया है, वो फिर मान ही गए। फिर अपना आला कत्ल भी मैंने बरामद कर लिया मुल्ज़िम से, वारदात उसने तस्लीम की, फिर आला कत्ल भी उसने बरामद करा दिया, पिस्टल। कितने जुर्मों का एतराफ़ किया उन्होंने अपनी तफ्तीश में, आपकी तफ्तीश में? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, मेरे ख्याल में दर्जनों वारदातें हैं इनकी। अच्छा, दर्जनों वारदातें हैं उनकी। फिर हमने फिर उनको प्रोसेस किया और कोर्ट में पेश किया। जो उन्होंने रिमांड हासिल मोटरसाइकिल किया। छीनी थी वो भी बरामद? नहीं सर, वो एक मुल्ज़िम सदीक है, उसकी गिरफ्तारी बकाया है। ये सब जो है इन्होंने मुतफ़िका बयान दिया कि मोटरसाइकिल उसके पास है, अच्छा, उसने हमें इसके बदले में पैसे दिए थे। तो ये कब से ये गैंग ऑपरेट था, कब से ये गैंग वारदात? क्या कहती है आपकी तफ्तीश? ये एक्चुअली ये गैंग DG खां रेंज में ज़्यादा एक्टिव था। फिर जब वहाँ से अपना गिरफ्तारी के खौफ से ये बाहर निकल गए, वहाँ से जब गए तो फिर उन्होंने ठिकाना मुल्तान को बना लिया। अच्छा, DG खां के बाद वो मुल्तान आ गए, इसके अलावा दीगर ज़िला में भी वारदातें करते थे? और दीगर में भी अभी तक नहीं पहुँचे, मेरे सामने ये बात नहीं है कि अभी आपका रिकॉर्ड जो है, तफ्तीश जो है हाँ वो जी, मुकम्मल ये नहीं DG खां रेंज है और मुल्तान रेंज है। मुल्तान रेंज में ये वारदातें करते हाँ जी। रहे हैं। तो तफ्तीश मुकम्मल हो गई है कि भी जारी है? नहीं सर, तफ्तीश तो जारी है, क्योंकि अभी एक मुल्ज़िम की गिरफ्तारी बकाया है, उसके पीछे हम लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें सरफरी देगा, उसको भी पकड़ के फिर हम चालान कर देंगे। बाकी इन 3 के हद तक तफ्तीश हमारी मुकम्मल है। ट्रायल इनका शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, फिट करके चालान बना दी है, इंशाल्लाह सज़ा होंगे मुझसे। हाफ़िज़ कुरान अब्दुल रज़ाक को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान कत्ल करने वाले 4 मुल्ज़मान में से 3 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं। चौथे मुल्ज़म की गिरफ़्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। जल्द ही उस मुल्ज़म को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, ये कहना है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर खालिद का। तफ्तीश आलमोस्ट मुकम्मल है, सिर्फ चौथे मुल्ज़म की गिरफ़्तारी का इंतज़ार है। जल्द ही वो होगा कानून की गिरफ्त में।
माशरती बेरार रवि इस हद तक पहुंच गई है कि महज चंद रुपयों की खातर अब क्रिमिनल फायर करने से भी चूकता नहीं। क्या क्रिमिनल इतना अग्रेसिव है, इतना ताकतवर है? कानून कमज़ोर है? क्या उसे कानून का खौफ नहीं है? अगर इस वाक़े को हम देखें तो वाज़े तौर पर महसूस होता है कि दो बच्चों का बाप घर से निकलता है मजदूरी के लिए, उसको डाकू रोकते हैं, मोटरसाइकिल छीनने के लिए उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो मज़ामत करता है, जिस पर वो उसे फायर मार देते हैं। मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं। एक मुल्ज़म अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया। कब तक वो मुल्ज़म पकड़ा जाएगा? मुआशरा किस तरफ जा रहा है? इस बारे में हम बात करेंगे डीएसपी मुमताज़ाबाद राव तारिक से। राव साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। राव साहब, एक अफसोसनाक वाक़या होता है, माह रमज़ान में एक शख्स घर से मजदूरी के लिए निकलता है, डाकू से मोटरसाइकिल छीनते हैं, मज़ाहमत पर फायर मार देते हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसे वाक़यात एक तसलसल में देखने में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अभी अपने ओपनिंग जो आपके वर्ड्स थे उसमें आपने कहा कि माशरा जो है वो बेरारवी का शिकार है, तो इसमें कई फैक्टर्स हैं क्रिमिनल्स के, जो हम मतलब है कि उनको इंटरोगेट करते हैं, उनकी हिस्ट्री मालूम करते हैं कि उन्होंने क्राइम क्यों किया, वो क्रिमिनल क्यों बने। कोई भी बच्चा जो है वो क्रिमिनल पैदा नहीं होता, ठीक, सोसाइटी ही उसको क्राइम की तरफ राग़िब करती है, उसका माहौल ऐसा होता है, उसके गिरदोनवा में उसकी कंपनी ऐसी होती है, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव, कहीं ना कहीं से उसको लीड मिलती है, और लीड वो लोग देते हैं जो पहले से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद फिर उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता या कानूनी सुकम कुछ रह जाते हैं तो उनका हौसला बढ़ जाता है। इसलिए फिर वो नए लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी हमारे साथ आएँ। और कौन से कानूनी सुकम हैं, क्यों नहीं वो सुकम दूर हो रहे हैं? इसमें कई बातें हैं, मतलब है कि जब एक क्रिमिनल को हम पकड़ते हैं तो उस क्रिमिनल को पकड़ने के बाद मुद्दई का भी और गवाहान का भी हमारे साथ एज़ इट इज़ ही रिलेशन रहना चाहिए और हमारी हदायत के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात मुद्दई जो हैं, गवाह हैं, वो रोज़ रोज़ की पेशियों से कानूनी तकाज़ों को पूरा करने से कासिर रहते हैं, वकला की भारी फ़ीसें हैं, इस वजह से पुलिस का नारवा रवैया है। नहीं, इसमें देखें कोई नहीं, इस पे क्यों नहीं? मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। इसमें आपकी बात कुछ बेहतर भी है, कुछ हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें दोनों तरफ से ही बात अगर हो तो फिर ही ये सारा सिस्टम जो है ना वो डैमेज होता है। अच्छा तारिक, एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर जब आप इस वाक़े पे गए, इस क्राइम सीन पे गए, आपने क्या देखा था? मैंने देखा कि एक लड़का है 20-22 साल का, वो टेंट की दुकान का सामान जो है वो एक जगह डिलीवर करता है। उसमें कोई छोटा सा सामान होता है जो उसकी बाइक पे आ जाता है, बाइक खड़ी करके वो अंदर जाता है, वापस आता है तो डाकू वहाँ पे खड़ा होते हैं, वो उनसे चाबी मांगते हैं, वो आगे से मज़ामत करता है, उनमें से 2-3 जो उनके साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो फायर करते हैं, जिससे उसकी टांगें ज़ख्मी हो जाती हैं, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो लड़का बारिश होता है और उसको 1122 के ज़रिए हम हॉस्पिटलाइज़ करते हैं, लेकिन वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से या शायद उसका वक्त आ चुका था, उसकी निश्तर पहुंचकर डेथ हो जाती है। तो उसके बाद फिर जो है हम अपनी तमाम टीमें यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉल की होती हैं, जिसमें हमारी PFSA की टीम है, CRO की टीम है, CIA की टीम है, और हम इन तमाम चीज़ों को वॉच करते हैं, इर्द गिर्द का हम जायज़ा लेते हैं, मौका मुलाज़े का सही तरीके से बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाता है, CCTV फुटेज देखते हैं, फिर जियो फेंसिंग करते हैं, और फिर जाके हम CCTV फुटेज से आपको कोई मदद मिलती है? इसमें बिल्कुल हमारे यहाँ पे मुल्तान में हमने जितने भी बड़े बड़े केसेस डील किए हैं वो CCTV के ज़रिए ही किए हैं। CCTV आज के दौर का खोजी है कि पुराने दौर में जिस तरह लोग खोजी के पाँव के निशानात पे जाते थे, तो इस दौर में हम CCTV जो है वो एक बतौर खोज के ज़ुमरे में आता है कि वो हमें गाइड कर रहा होता है हर एक। अब बहुत सारे हमारे कैमरे अच्छा, लगे कितने हुए हैं। अरसे में आपने इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया? मेरा ख्याल है कि हमने इनको कोई 15 से 20 दिन में हमने इनको ट्रेस आउट कर लिया। अच्छा, हाँ जी, जियो फेंसिंग के ज़रिए, कैमरों की मदद से? कैमरों की मदद से और बाकी के ह्यूमन मतलब एक इंटेलिजेंस, हमारी कोई इलाके में लोग
تو اس طرح جو ہے اصل میں جب یہ وقوع ہوا تو اس وقت جو عینی شاہدین تھے ان کے مطابق ملزم انہوں نے ایک دیکھا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اچھا، ہاں جی، وہ چونکہ جب ان کے ساتھ بچے کے ساتھ واردات ہوئی تو اس سے پہلے یہ ملزمان جو تھے وہ ریکی کرتے ہیں، ان کے ایک دو لڑکے آگے آتے ہیں، وہ ریکی کرتے ہیں کہ بھئی کون سا ہمارا آسان ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، یہ اس کو پھر پیچھے سے واٹس ایپ کے ذریعے کال کرتے ہیں پیچھے اپنے ساتھیوں کو، اور جو ریکی کرنے والے ہیں وہ آگے کہیں دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ پیچھے سے دو لڑکے آئے اور انہوں نے آ کے اس سے بائک سنیچ کرنے کی کوشش کی، اس نے مزاحمت کی، تو جس نے مطلب ایک لڑکے نے فائر مارا، دوسرے نے بھی فائر کیا جب اس نے مزاحمت کی کوشش کی، تو ایک لڑکا جو آلریڈی بائک چلا کے آیا تھا ڈاکوؤں کا، وہ اپنی بائک لے کے چل پڑا، دوسرے نے پھر وہ جو بائکر کو فائر مار کے اس کی بائک پہ بیٹھ کر گیا۔ تو لوگوں نے جاتے ہوئے لاسٹ مین کو دیکھا، جبکہ آگے بھی اس کے 3 لوگ جا چکے تھے، کیونکہ آگے گلی کا نکڑ تھا، وہ مڑ گئے تھے، ان کو وہاں پہ نظر نہیں آیا۔ تو جب ہم نے یہ ساری تفتیش کی تو پھر اس کے بعد 4 ملزمان کے نام سامنے آئے، جس میں جنید تھا، جس میں ایک تیمور تھا، جس میں ایک شاہ لڑکا تھا، اور ایک اور لڑکا تھا۔ 4 لڑکے جو ہے نا اس میں ہم نے مطلب آئیڈینٹیفائی کیے، جس میں سے 3 پکڑے جا چکے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ ان کا بڑا مطلب ٹریک ہے۔ طارق، آپ ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں، ایک طویل عرصہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو ہو گیا۔ ڈکیتی مرڈر عموماً بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے، اندھا قتل جس کو کہا جاتا ہے، کیسے تفتیش کرتے ہیں جب ایسا خدا نخواستہ ایسا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آئے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ تھا کہ ایک تو بچے کی جان چلی گئی، ان کا مال چلا گیا، غریب آدمی تھے وہ، اپنے گھر کا وہ مطلب ہے کہ ایک آسرا تھا، اپنے فیملی کو فیڈ کرتا تھا، ان کا نان نفقے کا بندوبست کرتا تھا۔ تو اس پہ مطلب ہے کہ سوشلی تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے۔ ایسے واقعات کی تفتیش کیسے کرتے ہیں؟ یہ واقعہ جو ہے وہ رات کے ٹائم ہوا تھا، تو فوری طور پہ ہماری ساری ٹیمیں وہاں پہ پہنچی۔ ہم نے پھر وہاں پہ جو کچھ چشمدید گواہ تھے ان سے گہولیے وغیرہ معلوم کیے، کس طرف گئے ملزمان، کس سواری پر تھے۔ پھر آگے ہم نے مختلف پیٹرول پمپ دیکھے، گھروں کے بائیں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے ان کو دیکھا، اور پھر ہمیں ہلکا سا تھوڑی سی ہمیں روشنی محسوس ہوئی کہ ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے اسی طرح ہم نے CCTV کے ذریعے سے کچھ لڑکوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، پھر پتہ لگا کہ کچھ یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں کرمنل لوگ، تو ہم نے وہاں پہ جب ریڈ کیا تو وہاں سے ہمیں 2 کرمنل مل گئے۔ ان کو مزید تفتیش کی، پتہ لگا کہ یہ کافی ریکارڈ ہولڈر ہیں، ان میں سے DG خان اور مظفر گڑھ کے یہ لوگ رہائشی۔ یہ سب ملزم آپ نے جیو فینسنگ کے ذریعے؟ جی، جیو فینسنگ کے اور CCTV کیمراز کے ذریعے سے۔ ہم پہلے آپ نے ایک ملزم کو پکڑا، پھر اس کی نشاندہی؟ ایکچولی ہم ایک اور اس پہ کام کر رہے تھے، جس مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی واضح کلو نہیں مل رہا تھا، ہم ایک اور ڈکیتی پہ کام کر رہے تھے، ہماری IT کی ٹیم، اس میں ایک لڑکے کا نمبر جو تھا وہ یہاں پر آیا اس میں CDR میں، ہم اسی لڑکے کو لے کر آگے چلے۔ ہم وہ اور مقدمہ تھا، اس مقدمے کو ہم لے کر جب یہاں آگے پہنچے ہیں اور اس کو ہم نے تفتیش میں پکڑا، پکڑنے کے بعد اس سے پھر یہ ساری چیزیں ہم نے دریافت کی ہیں، تو پھر اس نے ہمیں آگے انکشافات کیے، اور پھر باقی ہم نے لوگوں کو پکڑا، اور اس طرح کر کے جو ہے یہ تفتیش تکمیل تک پہنچی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں سر، کیسے ان واقعات کو روکا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں، روکنے کے لیے ایک تو سزاؤں کا سخت ہونا ضروری ہے، پولیس کا اچھی تفتیش کرنا ضروری ہے، لوگوں کو بھی خود جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیف کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، سوسائٹی اس وقت جو ہے نا ہر بندہ باہر نکل رہا ہے، کوئی اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، کوئی سکول جا رہا ہے، کوئی دودھ لینے جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر مجبور ہو کے نکلتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑے بہت پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ لوگوں کو بھی لینے چاہیے، ہماری بھی اچھی پیٹرولنگ ہونی چاہیے، لوگوں کو ریکارڈ ہولڈرز کو پکڑنا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا ریشو ہے بلائنڈ مرڈر کے ٹریس ہونے کی آپ کی تعیناتی کے دوران؟ یہاں پہ نا ممتاز آباد میں 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں، باقی ڈسٹرکٹ میں ہمارے ملتان میں کوئی 6-7 واقعات ایسے ہوئے جس میں ڈکیتی ود مرڈر تھی، اور الحمدللہ ہماری ٹیم نے وہ سارے ٹریس آؤٹ کیے ہیں، اور ود ان فیو ڈیز ٹریس آؤٹ کیے ہیں۔ مجھے اپنی ٹیم پہ بھرپور ناز ہے، اور بڑا اچھا پروفیشنل ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، اور وہ تمام ملزمان اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکے ہیں۔ خون ناحق بولتا ضرور ہے،
اس کیس کی تفتیش میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ملزمان یہ سوچ کر واردات کر کے اور مقتول حافظ قرآن عبدالرزاق کو قتل کر کے چلے گئے کہ شاید قانون انہیں نہیں پکڑ پائے گا، لیکن کہتے ہیں لانگ آرم آف دی لا، لمبے ہاتھ قانون کے۔ قانون نے اپنا کردار ادا کیا، تفتیش نے اپنا رخ موڑا، تفتیشی نے بہتر انداز میں تفتیش کی، جائے وقوع سے اہم کلیو اکٹھے کیے، سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد لی گئی، جیو فینسنگ کی گئی، تمام چیزوں کو یکجا کیا گیا، محنت کی گئی، محنت کا پھل ملا۔ 3 ملزمان گرفتار ہو گئے، چوتھے کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تفتیش کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان ملزمان کو ان کے کیے کی ملے گی سزا۔ دوران ڈکیتی مزاحمت پر محض موٹر سائیکل چھیننے کی خاطر 2 بچوں کے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے، لیکن خون ناحق تھا، بول پڑا، ملزمان قانون کی گرفت میں آ گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معمولی چیزوں کی خاطر شہریوں کا قتل عام، کیوں ایسے واقعات میں ایک تسلسل سے اضافہ ہو رہا ہے؟ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ کیسے اصلاح ممکن ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا سکھیرا سے۔ میم بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ میم روزانہ کسی نہ کسی سڑک پہ واردات ہوتی ہے، اب تو حالات یہ ہیں کہ ڈاکو فائر کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ کیوں معاشرے میں اتنا اگریسو آ گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ آ گیا ہے؟ کیوں ایک ایسی بے حسی سی سامنے آ گئی ہے کہ محض ایک موبائل کی خاطر، موٹر سائیکل کی خاطر، چند روپوں کی خاطر فائر مار دیتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں؟ جی فیاض صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ایک تو یہ کہ معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ویسے تو دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ جرائم سے بالکل پاک نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو یہ شرح ہے یہ الارمنگ حد تک بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ایک نہیں، بہت سے محرکات ہیں۔ وہی محرکات میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ محرکات کیا ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ ایز پیرنٹس سب سے زیادہ ہمارا کلیدی کردار ہوتا ہے، اس کے بعد ایز اساتذہ ہمارا بہت کلیدی کردار ہوتا ہے۔ معاشرے میں کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر کرمنل نہیں ہوتا، اس کے بہت سے اکنامک ریزنز ہیں، سوشل ریزنز ہیں، بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن ہم یہاں پر سائیکولوجیکل ریزنز کی بات کریں کہ ایسے کون سے نفسیاتی مسائل ہیں جن کی بنا پر بچے جو ہیں وہ ان مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچپن سے ہی بچوں کو جب عدم برداشت سکھائی جاتی ہے، جب ایک ہمارے یہاں پر ایگریشن کا اور وائلنس کا جو کلچر ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، یعنی گھر میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ مار پیٹ اور اونچا بولنا اور عدم برداشت عام ہے، محلوں میں عام ہے، تو آبویسلی بچے بھی اس چیز کو کاپی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا ایک بہت ہی الارمنگ جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر عمر کے بچے کے ہاتھ میں آج ایک انفلٹرڈ اور انسینسرڈ موبائل فون پکڑا دیا ہوا ہے، جس کے اندر ہمارے جو ہیروز ہیں جن کو دیکھ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، خواہ وہ مارول سپر ہیروز ہوں یا اس سے آگے کوئی دیگر فلموں کے ہیروز ہیں، ہالی ووڈ کے ہیروز ہیں، پاکستان فلم انڈسٹری کے، وہ تمام تر وہ ہیں جو اپنی زندگی کی تمام محرومیوں کا بدلہ ایگریشن اور وائلنس کے تھرو لے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ریئل ہیروز کے اوپر فلمز ہی بنانی چھوڑ دی، ان کے بارے میں بچوں کو آگاہی دینی چھوڑ دی۔ پیرنٹل چیکس ہمارے موبائل فونز پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر ہاتھ میں موبائل فون ہے جس کے اندر ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایگریشن بڑھ رہی ہے، کانفلکٹس بڑھ رہے ہیں، سیکجول ڈیوینس بڑھ رہی ہے، بہت سے معاشرے کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں اساتذہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے آپ بتائیں کیسے ان واقعات پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے عوامل ہیں اگر جنہیں ہم قابو کر لیں تو ان واقعات
को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता। सबसे पहले तो फयाज साहब बात ये है कि जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है ना, वो बचपन से ही उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आप देख पाते हैं। हम पेरेंट्स बच्चों के कद काठ और वज़न पे तो पूरी तवज्जो रखते हैं कि वो सही से बढ़ रहा है या नहीं, लेकिन हम उसकी ज़हनी नशोनुमा पे तवज्जो नहीं रखते। अगर आपका बच्चा स्कूल के लेवल पर झूठ बोलता है, टीचर्स के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, अपने इर्द गिर्द के छोटे बच्चों के साथ वायलेंट सलूक कर रहा है, जानवरों को नुकसान पहुँचा रहा है, इमलाक को नुकसान पहुँचा रहा है, चोरियाँ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, घर से भाग जाता है या चीज़ों को आग लगा देता है या नुकसान पहुँचाता है, तो उसमें बहुत टेंडेंसी है कि वो बड़े होकर क्राइम कमिट करेगा। इस सिलसिले में हमें ये ज़रूरत है कि जैसे गवर्नमेंट ने जिस्मानी बीमारियों जैसे कि पोलियो और इस किस्म के टाइफॉइड वगैरह के बारे में इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, इस तरह हमें ज़रूरत है कि हम हर गली मोहल्ले सोसाइटी में साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट को गवर्नमेंट के तौर पर हायर करें, और वो ना सिर्फ स्क्रीनिंग करें बल्कि उनका इलाज मुआवजा करें, और बल्कि ये कि उनको माशरे के फ़ाल कारकुन बनाने के लिए उनको मौका प्रोवाइड किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनकी स्किल एनहांसमेंट की जाए। स्कूल में बच्चा जा रहा है तो वहाँ पर भी साइकोथेरेपी के सेंटर्स होने चाहिए, टीचर्स और पेरेंट्स और मोहल्ले वाले। अच्छा, जब ऐसी वारदातें होती हैं तो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, तो उनसे जब हम पूछ करते हैं, उनसे पूछते हैं तो अक्सर कहते हैं जी हम बेरोज़गार थे जी, काम नहीं था, घर के हालात ठीक नहीं थे। क्या ये तुजीहात ठीक हैं जुर्म को छुपाने के लिए? क्यों ऐसे तुजीहात पेश की जाती हैं, क्या वजह है? जी, बहुत हद तक ये तौजीहात इसलिए ठीक हैं क्योंकि हमारे माशरे में हमारा फोकस ये रहता है कि हम बच्चे को एजुकेट कर दें, किसी तरह हम बच्चे की स्किल डेवलपमेंट। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मेरे पास काम नहीं है तो मुझे ये हक तो नहीं पहुंचता कि मैं आपसे आपकी कोई कीमती चीज़ छीन लूँ, मोबाइल छीन लूँ या मोटरसाइकिल छीन लूँ या गाड़ी छीन लूँ, ये तो कोई वजह नहीं है। जी, ये वजह नहीं है, लेकिन वो बच्चे वल्नरेबल होते हैं कि वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, ऐसे गैंग्स के हत्थे चढ़ सकते हैं जो कि उनकी बेरोज़गारी का या गुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए उनको इस तरह ट्रेन करें कि वो उनको क्रिमिनल्स बना दें। इसलिए बेहतर है कि ऐसे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ डाला जाए, उनको रोज़गार सिखाया जाए, उनकी बोर्डम को दूर करने के लिए उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जैसे स्पोर्ट्स हैं। अच्छा, क्या आप ये नहीं समझते कि माहिर नफ्सियात की हैसियत से जनरल सा क्वेश्चन है कि हम जो माशरे के ये जो जराइम हैं या ये माशरे की ये जो संगीन फाश गलतियाँ हैं, हम इनको मुख्तलिफ पर्दों में छुपाने की कोशिश करते हैं, बेरोज़गारी की आड़ ले लेते हैं, नशे की आड़ ले लेते हैं, घरेलू झगड़ों की आड़ ले लेते हैं। क्या ये तौजीहात ठीक हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट्स और माशरा जो है ना, ये अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए ऐसी तौजीहात का इस्तेमाल करता है। हम एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं है वेस्ट की तरह, हम एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी हैं, लेकिन हम बतौर मोहल्ला, बतौर नेबर्स, बतौर पेरेंट्स, बतौर रिश्तेदार अपने बच्चों की तरबियत पे उस तरह नज़र नहीं रखते जैसे कि हमें रखनी चाहिए। वैसे हम बहुत क्लेम करते हैं कि जी हम एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी हैं और हमें बहुत दूसरों का दर्द है और हमारे दीन में भी नेबर्स का और मोहल्लेदारों का, लेकिन हमारे ना मुल्तान वाला किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा है, वो घर से निकला है अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकला है, मोटरसाइकिल उसकी कुल कायनात है, उसका एक असासा है। 4 डाकू आते हैं, उससे मोटरसाइकिल छीनते हैं, वो मज़ामत करता है, गरीब आदमी है तो उसको फायर मार देते हैं। अब वो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, तो अब अगर वो लाख तो जी पेश करें, लेकिन जो उनकी फायरिंग से 2 बच्चों का बाप मौत की वादियों में उतर गया, उनकी तोजी से वापस तो नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात। तो ऐसे वाक़यात का तसलसल कैसे रोका जा सकता है? एक तो वही कि जैसे मैंने कहा कि सख्त सज़ाएँ इनके लिए तजवीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सज़ा और जज़ा का जो एक अमल है वो ही इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज कर सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ पर होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये भी कहूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा अपने मदद आपके तहत भी अपने बच्चों की पेरेंटिंग के ऊपर और उनकी तालीम व तरबियत के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे घरों से ऐसे बच्चे पैदा ना हों जो बाद में बड़े होकर क्रिमिनल्स बने और इस तरह से लोगों को गज़न पहुंचाएं। क्योंकि इस तरह के लोगों में आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो लोग इस तरह से सरेआम लोगों का कत्ल कर देते हैं और लोगों को मार देते हैं और जो रेपिस्ट होते हैं और ये किलर्स होते हैं, इनके अंदर गिल्ट और रिमोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इनको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं। अच्छा, जब ये एक बार पकड़े जाते हैं, फिर जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर वही जुर्म जो है इसको दोबारा कंडेम करते हैं,
रिपीट करती हैं, रिफेंडर इनको कहते जी, हैं, रिपीटेड offender। तो फिर कैसे उसकी वजह ये है कि हमारे जेलों के अंदर इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए जाते हैं। अब जाकर कुछ सूबों के अंदर इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं जेलों में, जहाँ पर इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए और इनकी स्किल बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। लेकिन मोस्टली यही होता था कि ये अपनी सज़ा पूरी करते थे और इनको वापस माशरे में भेज दिया जाता था और वो फिर से वही रिपीटेड ऑफेंस करते थे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम एक ही बार इनको जेल में डालकर ये खुशी ना लें कि जी अब ये ठीक हो जाएंगे। इनके लिए हमें स्किल एनहांसमेंट की ज़रूरत है, इनको अपने प्रॉब्लम का इदराक करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और इनको फंक्शनल इंडिविजुअल्स बनाने की ज़रूरत है। क्या पैगाम देंगी माहिर नफ्सियात की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, इस मुआशरे को कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? सबसे पहले तो अगर हम सब अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानें तो हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने माशरे को की जो हमारी रोज़ की जो हमारी अखलाकी गिरावट है हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। हमने हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी जनरेशन्स की पर्सनैलिटी बिल्डिंग कैसे करनी है। और हमने जो लोग इस चुंगल में आ गए हैं, जो क्राइम के मसले में फंस गए हैं, हमने उनको माशरे का फ़ाल रुकन कैसे बनाना है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत और तालीम के ऊपर बहुत तवज्जो दें और तालीम से भी ज़्यादा तरबियत पर तवज्जो दें, ताकि वो कल को माशरे में अच्छे और फ़ाल कारकुन बन सकें। बातें सुनी आपने माहिर नफ्सियात डॉक्टर सना सुखेरा की। इनका कहना है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पे ज़ोर दें, क्योंकि तरबियत ही उनको एक अच्छा इंसान बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह दौरान डकैती मज़ाहमत पर 2 बच्चों के बाप को कत्ल करने वाले सफाक मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से की जा रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें मिलेगी इनके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।